और भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया है। मजा आ रहा है। शाबाश। अच्छा, आज शुक्रवार है तो अगला वाला फोड़ेंगे। शाबाश। बताइए भाई, कहाँ तक पहुंच गए थे? ग्लाइकोलाइसिस खत्म हो गया था। आधा हुआ था मतलब केवल दो स्टेप्स बता पाए थे। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। लास्ट टर्न पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे रेस्पिरेशन के बारे में, और रेस्पिरेशन मैंने आपको बताया था कि एम्फीबॉलिक एक्सर्गोनिक मल्टी स्टेप एंजाइम कंट्रोल प्रोसेस है, जिसका मेन मोटिव होता है एटीपी सिंथेसिस। याद है कुछ ऐसा? एम्फीबॉलिक प्रोसेस किसको कहते हैं? कैटाबॉलिक प्रोसेस, जिसका इंटरमीडिएट या प्रोडक्ट अगर एनाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है तो इसको एम्फीबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। देन उसके बाद मल्टी स्टेप प्रोसेस। रेस्पिरेशन को क्यों बनाया गया है? क्योंकि सिंगल स्टेप में रिलीज हो रही एनर्जी को ट्रैप करना मुश्किल है। एक स्टेप में रिलीज हो रही एनर्जी कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ टिश्यू कॉजिंग इट्स डैमेज। और तीसरा पॉइंट बता दिया था कि एक ही स्टेप में अगर एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, एम्फीबॉलिक पाथवे नहीं चलेगा। अगली बात की थी हम लोगों ने कि जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्टेट्स के बेसिस पर दो तरह का हो सकता है, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन एंड प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। इसके अलावा एरोबिक एंड एनएरोबिक ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या यहाँ तक की बात क्लियर हो गई थी? देन हमने कहा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन का जो कॉमन पाथ होता है, इसमें सबसे पहले चलता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बाद चलता है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन के बाद क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल के बाद जितनी भी रिड्यूसिंग पावर ग्लाइकोलाइसिस लिंक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल में बनती है, उनके ऑक्सीडेशन के लिए चलता है ईटीएस, दैट इज टर्मिनल ऑक्सीडेशन। यहां तक की बात हो गई थी। देन हमने स्टार्ट किया था ग्लाइकोलाइसिस, और आपको बताया था शुगर का ब्रेकडाउन इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। साइटोसोल में होता है, और इसके बारे में सबसे पहले एम्बडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नास ने बताया था, इसलिए इसको ईएमपी पाथवे कहा जाता है। इसमें ना तो CO2 रिलीज होती है, ना ही O2 कंज्यूम होती है। यह एक पार्शियल ऑक्सीडेशन है। कैसा बेटा ये? इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता। रेस्पिरेशन चाहे एरोबिक होने वाला हो चाहे एनएरोबिक होने वाला हो, ग्लाइकोलाइसिस तो होगा ही होगा। मतलब कॉमन प्रोसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और लास्टली कह दिया था कि यह एक 10 स्टेप एंजाइम कंट्रोल्ड प्रोसेस है। यहाँ पर 6 कार्बन का कंपाउंड ग्लूकोज टूटता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, राइट? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट में, राइट? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट स्प्लिट होता है तीन तीन कार्बन के दो मॉलिक्यूल में। एक होता है 3PgAl, और इसका एक इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। PgAl gets converted into 1,3-di-PGA. This 1,3-di-PGA gets converted into 3PGA. 3PGA gets converted into 2PGA. राइट बच्चों? ये सारे कंपाउंड्स तीन कार्बन के हैं, इसका मतलब इनके दो दो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आप इवन ये भी कह सकते हो कि दो मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल PgAl का और एक मॉलिक्यूल DHAP का, या फिर यूं कह सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल PgAl के होते हैं जो कि इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म्स हैं DHAP के साथ, राइट? ये जो दो PgA बना है बेटा, दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट भी एक तीन कार्बन का कंपाउंड, इसके भी दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और लास्टली बन जाता है पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड इज द फाइनल कंपाउंड फॉर्म्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। क्या यहाँ तक की बात मैंने आपको बता दी थी? ये 10 स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। बाकी एंजाइम डिराइव करना मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक? तो यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। Then 3PgAl, 1,3-di-PGA, 3PGA, 2PGA and pyruvic acid, sorry, phosphoenol pyruvate and pyruvic acid। यहाँ तक की बात क्लियर? देन उसके बाद मैंने आपको एंजाइम्स बताना शुरू किया था, और यहाँ पर 10 स्टेप्स को मार्क किया था हमने। ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप,
थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप और ये वाली स्टेप फिफ्थ बताई गई है। ये सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th स्टेप। राइट बच्चों। अब अगर हम एंजाइम्स की बात करें और एक्टिविटी की बात करें तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में फॉस्फेट लग रहा है बेटा। यहाँ पर एटीपी टूटता है और एटीपी बनता है। राइट। एटीपी का टूटना और एटीपी का बनना इज एंजाइम मीडिएटेड और यहाँ पर काम करता है काइनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? काइनेज एंजाइम। क्या यहाँ एटीपी तोड़ रहा है और ग्लूकोज में फॉस्फेट जोड़ रहा है, मतलब 6 कार्बन की शुगर के लिए काइनेज एक्टिविटी हो रही है। तो हेक्सोज शुगर के लिए काइनेज एक्टिविटी करने वाला एंजाइम हेक्सोकाइनेज एंजाइम, ये बता दिया था लास्ट टर्न पे। और काइनेज एक्टिविटी के लिए हमेशा Mg+2। राइट। ग्लूकोज का फ्रक्टोज में कन्वर्जन इज आइसोमराइजेशन, इसका मतलब यहां पर एंजाइम काम करेगा आइसोमरेज। ठीक है बच्चों। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 16 बिस फॉस्फेट, छठे कार्बन पर एक फॉस्फेट था, अभी पहले और छठे पर दो फॉस्फेट है, मतलब एक फॉस्फेट और आकर जुड़ा बच्चों। फॉस्फेट का सोर्स एटीपी, एटीपी टूटेगा एडीपी बनेगा। ये जो एटीपी टूट रहा है इसके लिए भी काइनेज एक्टिविटी होती है। कौन सी एक्टिविटी बेटा? ये जो काइनेज एक्टिविटी हो रही है, इस काइनेज एक्टिविटी के लिए जो सबस्ट्रेट है क्या वो फॉस्फेट वाला फ्रक्टोज है? फॉस्फेट वाले फ्रक्टोज के लिए काइनेज एक्टिविटी हो रही है, इसलिए एंजाइम इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। और बेटा जहां जहां भी काइनेज एक्टिविटी वहां वहां पर Mg+2 आया। यहीं तक की बात हुई थी। फ्रक्टोज 16 बिस फॉस्फेट क्या स्प्लिट होकर 3-3 कार्बन के दो मॉलिक्यूल बना रहा बेटा? यहां पर एंजाइम काम करता है एल्डोलेज। कौन सा एंजाइम बच्चों? ये आपको ध्यान रखना है, जो एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट को तोड़ रहा है वो एंजाइम है एल्डोलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? नाउ पीजीएल और डीएचएपी क्या ये इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म्स है? यहां पर एंजाइम है आइसोमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? नेक्स्ट, 3PGAL gets converted into 1,3-dipga। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से सुनिएगा। 3PGAL gets converted into 1,3-dipga। बेटा एल्डिहाइड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एसिड, एल्डिहाइड का एसिड में कन्वर्जन इज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन तो एसिड से एल्डिहाइड था, याद है C3 साइकिल बताया था। यहाँ पर एल्डिहाइड से एसिड बन रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब हाइड्रोजन निकल रहा है और ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने वाला मॉलिक्यूल है NAD जो कि कन्वर्ट हो रहा है NADH2 में। ठीक। एक मॉलिक्यूल के लिए एक NAD तो दो मॉलिक्यूल के लिए दो NAD हाइड्रोजन रिसीव करेंगे और दो NADH2 का फॉर्मेशन। ठीक हो गई बात। अब ये तो समझ में आ गया कि एल्डिहाइड से एसिड बना है। बेटा थर्ड कार्बन पर एक फॉस्फेट था जो कि फर्स्ट और थर्ड कार्बन पर दो फॉस्फेट वाले प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब एक फॉस्फेट आकर जुड़ा है। फॉस्फेट का सोर्स एटीपी, फॉस्फेट का सोर्स एटीपी का टूटना और एटीपी का बनना इज एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस और इस स्टेप में ऐसा कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। याद कीजिए नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस C3 साइकिल के समय समझाई थी। तभी तो C3 साइकिल में रिडक्शन स्टेप के दौरान H3PO4 निकलता हुआ नजर आया था। ये वाला जो फॉस्फेट है, इस फॉस्फेट का सोर्स कौन है? H3PO4 है। अगर यहाँ भी एटीपी लग रहा होता तो हम ग्लाइकोलाइसिस में दो नहीं 3 एटीपी का लॉस बताते, 3 भी नहीं 4 एटीपी का लॉस बताते, क्योंकि दो मॉलिक्यूल हैं। आई बात समझ में? लेकिन एक्चुअल में लॉस कितने एटीपी का? दो का होता है। यहाँ पर फॉस्फेट का सोर्स H3PO4 है। ठीक। 1,3-dipga गेट्स कन्वर्टेड इनटू 3PG। बेटा पहले और तीसरे कार्बन पर दो फॉस्फेट है, यहाँ पर तीसरे कार्बन पर एक फॉस्फेट, मतलब फॉस्फेट निकल गया है। फॉस्फेट जाकर जुड़ गया ADP के साथ और बन गया ADP। एक मॉलिक्यूल से एक ADP तो दो मॉलिक्यूल से दो ADP का फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। ठीक। यहाँ पर एटीपी का बनना एटीपी का टूटना इज ऑलवेज एंजाइम मीडिएटेड और एंजाइम काम करता है काइनेज। कौन सा एंजाइम? देखना जरा, ये क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये भी क्या है? मतलब यहाँ पर फॉस्फेट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से ही निकला है और प्रोडक्ट भी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ही बनता है, इसलिए एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज या कह लीजिए फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज एंजाइम।
और जहां भी काइनेज एंजाइम वहां पर Mg+2 एक्टिविटी है। राइट बच्चों? बच्चे 3 PGA से 2 PGA, तीसरे कार्बन का फॉस्फेट दूसरे कार्बन के फॉस्फेट पर शिफ्ट हो गया, आइसोमर का फॉर्मेशन हो रहा है। एंजाइम इज आइसोमरेज। एंजाइम कौन सा है? अगर ऑप्शन में आइसोमरेज ना लिखा हो तो और स्पेसिफिक टाइप ऑफ आइसोमरेज इज म्यूटेज। कौन सा बेटा? म्यूटेज। म्यूटेज काम करता है जिसमें सेकंड कार्बन के ऊपर फॉस्फेट शिफ्ट हो जाता है। ये जो 2 PGA है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फॉस्फो इनॉल पायरुवेट। बच्चे एसिड से बन गया इनॉल, एसिड से बना। इनॉल बनाने के लिए एंजाइम काम करता है इनोलेज। कौन सा एंजाइम? और जब भी एसिड से इनॉल बनता है तो डिहाइड्रेशन होता है। जब भी इनॉल का फॉर्मेशन होता है तो इस रिएक्शन में वाटर लॉस होता है, दैट इज डिहाइड्रेशन होता है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट बन रहा है बेटा। ये भी पायरुविक एसिड है, ये भी पायरुविक एसिड है, लेकिन ये फॉस्फेट वाला है तो क्या इसमें से फॉस्फेट निकल गया? फॉस्फेट निकल कर जाकर जुड़ गया ADP में, बन गया ATP। कितने कार्बन? यहाँ पर 2 ATP का फॉर्मेशन होगा। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर? बच्चे एक ATP का फॉर्मेशन या ATP का ब्रेक डाउन इज ऑलवेज एंजाइम मीडिएटेड और एंजाइम काइनेज। यहाँ पर देखो सबस्ट्रेट भी पायरुवेट है और प्रोडक्ट भी। एंजाइम का नाम बताओ? पायरुवेट काइनेज एंजाइम। और पायरुवेट काइनेज एंजाइम के लिए भी Mg+2 आयन काम करेगा। क्या यहाँ तक की बात सब बच्चों क्लियर? ऑर्गेनिक में पढ़ोगे आप एल्डिहाइड और कीटोन कंडेंस होते हैं इस रिएक्शन को, या जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं इसको एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। रिएक्शन रिवर्सिबल है। अगर इस रिएक्शन को नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन कंडेंस होकर 6 कार्बन का कंपाउंड बना रहे हैं। एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट को तोड़ने वाला एंजाइम एल्डोलेज है। ऊपर से नीचे जब आ रहा है तो एंजाइम कौन सा है? एल्डोलेज। ठीक, यहाँ तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर? हर एक स्टेप को किस नाम से मेंशन किया जा सकता है वो भी देख लीजिए। ग्लूकोज में फॉस्फेट जुड़ रहा है, दिस इज फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, आइसोमराइजेशन। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फॉस्फोराइलेशन। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल टूट रहे हैं, स्प्लिट हो रहा है, दिस इज क्लीवेज रिएक्शन। 6 कार्बन का कंपाउंड क्लीव होकर 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बना रहा है। 3 PGAl से 1,3 डाई PGA, हाइड्रोजन निकला बेटा, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। 1,3 डाई PGA से 3 PGA, 1 मिनट के लिए बोर्ड पर देखें। 1,3 डाई PGA से 3 PGA, क्या यहाँ पर ADP से ATP बना? ये ATP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर बना कि डायरेक्ट बना? अगर ATP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर बनता है तो चेन लेवल फॉस्फोराइलेशन, अगर सबस्ट्रेट ने खुद ही अपने लेवल पर ही इसका फॉस्फोराइलेशन कर दिया तो इट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। दिस रिएक्शन इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। 3 PGA से 2 PGA का बनना, आइसोमराइजेशन। 2 PGA से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का बनना, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट का बनना, अगेन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये है भैया आपका ग्लाइकोलाइसिस। ठीक, याद रखने के लिए कुछ पॉइंट्स बता देता हूं, शायद कुछ एक बातें क्लियर रहे हमेशा। रिएक्शन नंबर 1, 3, 10 आर इरिवर्सिबल। ठीक है, और इसी वजह से क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि दीज आर रेट कंट्रोलिंग स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ठीक, नेक्स्ट मुझे बताओ रिएक्शन नंबर 1 से लेकर और 5 तक में कोई एनर्जी बनी, एनर्जी लगी?
These are पे इन स्टेप्स. कौन से स्टेप्स है? पे इन स्टेप्स. नेक्स्ट, रिएक्शन नंबर 1 में और रिएक्शन नंबर 3 में 2 एटीपी बने बेटा, कंज्यूम हुए बच्चे. 2 एटीपी बने नहीं है यहाँ पर, 2 एटीपी कंज्यूम हुए हैं. ठीक. नेक्स्ट, रिएक्शन नंबर 6 से लेकर रिएक्शन नंबर 10 तक कोई एनर्जी लगी, कोई एनर्जी बनी. दिस इज पे ऑफ स्टेप्स या रिकवरी स्टेप्स. ठीक है बात. नेक्स्ट, रिएक्शन नंबर 6 में 2 NaDH2 का फॉर्मेशन होता है. रिएक्शन नंबर 7 और रिएक्शन नंबर 10 SLP है, जिसमें 4 ATP का फॉर्मेशन होता है. कितने ATP? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी ATP आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड इन ग्लाइकोलाइसिस, 4 ATP आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड. What is net gain of ATP during glycolysis? Answer will be 2 ATP. What is net gain of ATP during aerobic respiration from glycolysis? 8 ATP. कैसे आया ये? एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान NaDH2 6 ATP देगा, तो नेट गेन एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान 8 ATP जाएगा. आई है बस समझ में. ठीक. तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए डायरेक्ट synthesis during glycolysis is 4 ATP. Net gain of ATP during glycolysis is 2 ATP. लास्ट ईयर का एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है ये. ठीक. ATP gain during aerobic respiration 6 या 8 ATP. कैसा? 6 या 8, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ शटल. डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ शटल. मैक्सिमम अगर पूछना होगा तो फिर वो 8 ही लिख कर देगा ऑप्शन के अंदर. ठीक है. क्योंकि हम लोग इन जनरल ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल मांगते हैं, और ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल में एक NaDH2 से 2 ATP बनते हैं. आई है बस समझ में. ठीक. इनहिबिटर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, केवल नाम याद रखने हैं. फ्लोराइड्स, आर्सेनेट, आयोडोएसीटेट. फ्लोराइड्स, आर्सेनेट एंड आयोडोएसीटेट. ये हो गया भैया आपका ग्लाइकोलाइसिस. ठीक. अब इसमें बात आती है कि रेट कंट्रोलिंग स्टेप्स कौन कौन से? 1, 3 एंड 10. रेट कंट्रोलिंग एंजाइम्स में हम रिएक्शन नंबर 1 और रिएक्शन नंबर 3 को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं हेक्सोकाइनेज एंड फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. ठीक. इन दोनों के इनहिबिशन का मैकेनिज्म हम अभी ही पढ़ेंगे. वैसे तो ये सारी चीजें एंजाइम वाले चैप्टर में है, लेकिन वहां पर भी ये 2 एग्जांपल्स ही आएंगे, दैट इज हेक्सोकाइनेज और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. क्योंकि आज आपको पूरी स्टेप्स भी पता है, इसलिए आज उस मैकेनिज्म को समझना मेरे हिसाब से ज्यादा आसान रहेगा. ठीक है. आइए हेक्सोकाइनेज और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के बारे में बात करते हैं. बता दो इसको फोटोग्राफर्स. अच्छा, भूल गए थे. चलिए जल्दी.
हेक्सोकाइनेज, सुनो बेटा ध्यान से, हेक्सोकाइनेज एंड phosphofructokinase, these both are allosteric enzymes. ये दोनों क्या है बेटा? एलोस्टेरिक एंजाइम्स। याद रखना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कई बार यहां से पूछे गए हैं। यू शुड बी 100% अवेयर अबाउट एवरी पॉइंट। ठीक। हेक्सोकाइनेज और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज दोनों कैसे एंजाइम्स है? एंजाइम शायद आप जानते होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं विच चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर द रिएक्शन। और डेफिनेशन ऑफ कैटलिस्ट, enzymes are macromolecular biocatalyst which change the rate of reaction and remains unchanged after the reaction. अगर मैं एक नॉर्मल एंजाइम की बात करूं तो नॉर्मल एंजाइम के पास एक सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है। क्या होती है? सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट को एक्टिव साइट कहते हैं। क्या कहते हैं? जब सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट या एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आकर अटैच होता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद इस सबस्ट्रेट का कैटालिटिक एक्टिविटी के थ्रू प्रोडक्ट में कन्वर्जन किया जाता है। प्रोडक्ट बनने के बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में से प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है और एंजाइम फिर से दूसरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो जाता है। इसका मतलब इसने केवल कन्वर्जन को इंड्यूस किया है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। आई बात समझ में? ये तो बात हुई एक नॉर्मल एंजाइम की। दूसरे एंजाइम्स कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास एक्टिव साइट के अलावा कुछ एडिशनल साइट्स भी होती हैं। एक्टिव साइट के अलावा एडिशनल साइट भी होती है और एडिशनल साइट इज नोन एज एलोस्टेरिक साइट। क्या कहलाती है? अब ध्यान से सुन लेना और सीख लेना सारी चीजों को। ये जो आपको नजर आ रही है, दिस इज एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। कौन सी साइट है बेटा ये? और एक्टिव साइट पर हमेशा सबस्ट्रेट बाइंडिंग होती है। क्या होती है बेटा? सबस्ट्रेट बाइंडिंग यहाँ पर पाई जाती है। ठीक। इसके अलावा जो ये एडिशनल साइट है, दिस एडिशनल साइट इज नोन एज एलोस्टेरिक साइट। कौन सी साइट? अब मुझे ये बताइए बेटा, एक्टिव साइट पर क्या अटैच होता है? सबस्ट्रेट। क्या अटैच होता है? substrate attaches on active site of enzyme and molecules other than substrate attaches on allosteric site. सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट पर कौन अटैच होता है? एलोस्टेरिक साइट पर कौन अटैच होता है? मॉलिक्यूल्स अदर देन सबस्ट्रेट। एलोस्टेरिक साइट पर अटैच होने वाले मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं मॉड्यूलेटर्स। क्या कहलाते हैं? ये मॉड्यूलेटर एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बढ़ा भी सकते हैं और इनहिबिट भी कर सकते हैं। पॉजिटिव मॉड्यूलेटर इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, whereas negative modulator inhibits the activity of enzyme. आई बात समझ में? एलोस्टेरिक एंजाइम के पास एक्टिव साइट के अलावा एडिशनल साइट प्रेजेंट होती हैं जिन्हें एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। एलोस्टेरिक साइट पर मॉलिक्यूल्स अदर देन सबस्ट्रेट अटैच होता है। सबस्ट्रेट के अलावा जो दूसरे मॉलिक्यूल एलोस्टेरिक साइट पर जाकर अटैच होते हैं, दे आर नोन एज मॉड्यूलेटर्स। मॉड्यूलेटर्स अगर एक्टिविटी को बढ़ाते हैं तो ये इंड्यूसर्स या पॉजिटिव मॉड्यूलेटर कहलाते हैं, और अगर ये एक्टिविटी को कम करते हैं तो ये इनहिबिटर्स या नेगेटिव मॉड्यूलेटर्स कहलाते हैं। क्या यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर? 100% समझ में आया? आइए बात करते हैं डिटेल में हेक्सोकाइनेज और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन के बारे में। सबसे पहले हेक्सोकाइनेज देखना जरा बोर्ड पे। ये एंजाइम मैंने बनाया जिसमें ये एक्टिव साइट, ये एलोस्टेरिक साइट और एंजाइम है हेक्सोकाइनेज। एंजाइम कौन सा है? हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी शायद आपको पता होगी कि हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट कर रहा है? ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। और याद रखना, एग्जामिनर आजकल ये टर्म भी यूज कर रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज ऑल्सो नोन एज एक्टिव ग्लूकोज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज ऑल्सो नोन एज एक्टिव ग्लूकोज इसे कहा जाता है। ठीक।
शायद आपको पता होगा ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन इज एटीपी मीडिएटेड। एटीपी टूटेगा तब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा, राइट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का जो सोर्स है, ग्लाइकोलाइसिस के अलावा स्टार्च के टूटने पर भी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन सकता है। इसके अलावा एचएमपी शंट जब सेल में चलता है तो उस समय पर भी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। मतलब मल्टीपल मेटाबॉलिक पाथवेज के दौरान एक्टिव ग्लूकोज बनता है। मल्टीपल मेटाबॉलिक पाथवेज के दौरान एक्टिव ग्लूकोज बनता है। अगर सेल के पास एबंडेंट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है तो क्या और स्टोर्ड ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना जरूरी है? अभी पहले जो अवेलेबल है उसको यूज कर लिया जाए, इसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि ये एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? जब हमारे पास ऑलरेडी ये अवेलेबल है तो एनर्जी कंजर्वेशन जरूरी है। ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन कौन करवाता है? अगर सेल के पास एबंडेंट अमाउंट में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है तो एक्चुअल में किसको रोकना है? हेक्सोकाइनेज। किसको रोकना है? जब सेल में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है तो ये हेक्सोकाइनेज की एलोस्टेरिक साइट पर अटैच हो जाता है और ग्लूकोज के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन को रोक देता है। कौन? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहाँ अटैच हो रहा है? किसके? हेक्सोकाइनेज के। क्या रोक रहा है? ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन रोक रहा है। समझ में आई बात? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज प्रोडक्ट ऑफ हेक्सोकाइनेज and glucose 6 phosphate is inhibitor of hexokinase? When product is inhibitor, it is a feedback inhibition. हेक्सोकाइनेज का जो इनहिबिशन होता है वो कैसा है? फीडबैक इनहिबिशन है। याद रखना है, when product is the inhibitor, this type of inhibition is known as feedback inhibition. यहां तक की बात शायद क्लियर हुई हो। मुझे ये बताइए, ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज में कहां जाकर जुड़ेगा? ग्लूकोज एक्टिव साइट पर। कहां जुड़ रहा है? एक्टिव ग्लूकोज कहां जुड़ता है? एलोस्टेरिक साइट पर। मुझे ये बताइए, ग्लूकोज एक्टिव साइट पर, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी एक्टिव साइट पर, दोनों अलग अलग साइट पर। अगर सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों ही एक्टिव साइट पर जुड़े तो क्या सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में कंपटीशन होता है? दिस इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कैसा इनहिबिशन? इस केस में सबस्ट्रेट कहां जुड़ रहा है? ग्लूकोज पर, एक्टिव साइट पर। इनहिबिटर कहां जुड़ रहा है? एलोस्टेरिक साइट पर। सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में किसी तरह का कंपटीशन, दिस इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कैसा इनहिबिशन? समझ में आई बात? एक चीज तो ये हुई। दूसरी चीज, जब तक सेल के पास ये अवेलेबल है तब तक इसकी एक्टिविटी इनहिबिटेड रहेगी, लेकिन जैसे ही सेल के पास इसकी कमी होगी, इसका काम करना जरूरी है। अरे वापस से एक्टिव होगा? अरे होगा कि नहीं? जैसे ही इसके एलोस्टेरिक साइड से हटेगी वैसे ही यहाँ पर ये वापस से एक्टिव हो जाएगा। वापस से एक्टिव हो रहा है, इसका मतलब इसका इनहिबिशन परमानेंट था कि टेम्पोररी था? रिवर्सिबल था कि इरिवर्सिबल? इसका मतलब दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन, कौन सा इनहिबिशन? एलोस्टेरिक इनहिबिशन इज अ नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन। कैसा इनहिबिशन है? नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन है। अरे एंजाइम इनहिबिशन दो तरह के, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव भी दो तरह के, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन इज एलोस्टेरिक इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन इज एलोस्टेरिक इनहिबिशन। और नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल में साइनाइड वाला इनहिबिशन जो फंक्शनल ग्रुप को डैमेज कर देता है। एलोस्टेरिक साइट पर नहीं, फंक्शनल ग्रुप पर जाकर अटैक करता है, जिसकी वजह से एंजाइम परमानेंटली डैमेज हो जाता है, वो इरिवर्सिबल है। कैसा है बेटा वो? आई बात समझ में? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन? जब सबस्ट्रेट और इनहिबिटर एंजाइम की अलग अलग साइट्स पर अटैच होते हैं, कॉम्पीट नहीं करते हैं। व्हाट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन? जब सबस्ट्रेट और इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइट पर अटैच होने के लिए कंपटीशन करते हैं, राइट?
तो हेक्सोकाइनेज का जो इनहिबिशन है वो नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल है और ये एक तरह का फीडबैक इनहिबिशन है। कैसा इनहिबिशन? चलिए जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, और भी धांसू कॉन्सेप्ट, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये भैया फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम बता दिया जिसमें एक्टिव साइट है और ये यहाँ पर एलोस्टेरिक साइट है। ठीक, एक्टिव साइट पर आकर अटैच होगा सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट कौन है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। एंजाइम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। AMP या ADP, these are positive modulators, ठीक है, whereas ATP is negative modulator। ठीक, जब इसकी एलोस्टेरिक साइट पर AMP या ADP अटैच होते हैं, it results in synthesis of fructose 1,6 bisphosphate। ठीक, लेकिन अगर इसके एलोस्टेरिक साइट पर ATP मॉलिक्यूल अटैच होता है तो इसका इनहिबिशन हो जाता है और किसी भी तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं। ठीक, अब जैसे आप ये वाला इनहिबिशन देखते हैं वैसे ही मन में सबसे पहला विचार आता है कि सर इस स्टेप में तो एटीपी कंज्यूम होता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का कन्वर्जन जहां हो रहा है वहां पर एटीपी लगता है। तो फिर ये इनहिबिशन कैसे हुआ, ये बात समझ में नहीं आई। समझिएगा ध्यान से। सेल में अगर एबंडेंस ऑफ एटीपी हो या अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एटीपी हो तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ाना है कि कंट्रोल करके कम ही रखना है? कंट्रोल करके कम ही रखना है। जैसे अभी आप रेस्ट कंडीशन में बैठे हुए हैं, आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन नॉर्मल चल रहा है, कोई भी बैठा बैठा हाफ नहीं रहा, राइट। लेकिन सेकंड कंडीशन आप सोचिए, अगर आपने कभी 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ा, कौन सा 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ा, स्प्रिंट का मतलब हो गया एक फास्ट रेस जो होती बिना रुके वाली, मल्टीपल स्टेप्स में नहीं होती, सिंगल स्टेप में ही होती। ठीक, 100 मीटर स्प्रिंट आपने दौड़ा और वो जीते भी हो, है ना, दौड़ा भी हो और जीते भी हो। इस कंडीशन में आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। जब आप स्प्रिंट दौड़ रहे होते हैं उस समय पर आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन हाई नहीं होता है ना। जिस समय दौड़ रहे होते हैं उस समय पर रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज नॉट हाई। क्यों? क्योंकि उस समय पर ब्रेन इज टारगेट ओरिएंटेड। उस समय पर आपके दिमाग में केवल एक ही बात चल रही है, मुझे फिनिश लाइन पर सबसे पहले पहुंचना है, राइट। अगर आप जीते हो, अगर आप जीत गए, फिनिश लाइन पर पहुंचने के बाद आपके 2-3 कॉन्सेप्ट और क्लियर होते हैं, वो भी क्लियर कर देता हूं। जैसे आप फिनिश लाइन पर पहुंचते हैं, वहां जाते ही सबसे पहले होता है एड्रेनलिन रश। आई एम द विनर, छोड़ दिया मैंने, इजंट इट। अब चूंकि आप विनर हो, आपकी बॉडी में एड्रेनलिन रश हो रहा है और तालियां बज रही हैं और आप स्टार हो, स्टाइल तो मारनी बनती भाई। उसी समय पर एकदम से ऐसे करके लेटना है नीचे धूल में, isn't it? और जैसे ही आप नीचे लेटोगे उस समय पर कुछ और चीजें क्लियर होंगी, जिसमें सबसे पहली चीज दुनिया गोल है और घूम रही है। अरे हाँ के ना। दूसरा, वाकई में हार्ट ही ब्लड पंप करता है, सकता ना बाहर आएगा अभी, राइट। और उसी समय पर आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन ऐसा हो जाता है कि बोले भाई बस मरा आप तो। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए सारा प्रोसेस क्या है। जिस समय पर स्प्रिंट दौड़ रहे थे, एक्चुअल में एटीपी कंजम्पशन तो उस समय चल रहा था, जब आप रुके हो तब थोड़ी चल रहा है। एटीपी कंजम्पशन जब चल रहा था, लेकिन आपके ब्रेन के पास मैसेज एटीपी बनाने का नहीं था, आपके ब्रेन के पास मैसेज फिनिश लाइन पर पहुंचने का था। इस वजह से बॉडी में रेट ऑफ रेस्पिरेशन वाज नॉर्मल, लेकिन जिन सेल्स के अंदर एटीपी की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, वो बॉडी में अलग अलग जगह से एटीपी मांग रही थी और नहीं मिल रही थी, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन वाली प्रोसेस चल रही थी। अरे हाँ कि ना, राइट। नाउ जब आप दौड़ रहे थे उस समय पर एटीपी की रिक्वायरमेंट अलग अलग जगह से पूरी हो गई, लेकिन जैसे ही आप रुके, एड्रेनलिन रश थोड़ा सा ठीक ठाक हुआ, उस समय पर विद इन 5 से 10 सेकंड में सारी प्रक्रिया हो जाती है। ब्रेन के पास मैसेज गया कि भाई उधारी लिए अलग अलग जगह से चुकानी है एटीपी की, क्योंकि अब सेल्स के पास किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है,
मस्कुलर एक्टिविटी में एएमपी बनता है। अरे हाँ के ना, सेल्स के पास किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, एएमपी की, और सर्वाइवल के लिए एक्चुअल में क्या चाहिए, तो अब एएमपी से एटीपी का बनना जरूरी है, और एटीपी बनाने का एक ही सबसे बढ़िया तरीका है, वो है रेस्पिरेशन। इसलिए अगले 5 से 10 सेकंड में आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। अरे हाँ कि ना, तो सेल में एटीपी ज्यादा है तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड, और जब सेल में एटीपी कम है, एडीपी एएमपी ज्यादा है, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज वेरी हाई। क्यों? क्योंकि जिस समय पर सेल में एएमपी ज्यादा है उस समय पर एक्टिविटी किसकी बढ़ जाएगी, पीएफके की, जो कि ग्लाइकोलाइसिस को बहुत तेजी से शुरू करवाएगा और आगे की प्रोसेस चलेगी। लेकिन अगर सेल के पास अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एटीपी है तो क्या उस समय पर इस प्रोसेस को रोका जा सकता है? अगर इस प्रोसेस को रोक दिया जाए तो रेस्पिरेशन विल बी अंडर कंट्रोल्ड मैनर। रेस्पिरेशन विल बी, वो कर कौन रहा है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। अच्छा मुझे ये बताओ, आपका जो हार्ट बीट हो रहा था उस हार्ट बीट की रेट को कंट्रोल कौन करता है? ऐसे नोड, रेट ऑफ हार्ट इज कंट्रोल्ड बाय ऐसे नोड, सामान्य भाषा में पेसमेकर। रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा कब, एएमपी होने पर। रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम कब, एएमपी एटीपी कंट्रोल कर रहे हैं कि पीएफके? पीएफके के पास मैसेज आता है कि भैया एएमपी ज्यादा हो गया, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ाओ। एटीपी ज्यादा हो गया, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कंट्रोल करो। तो रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस को कौन कंट्रोल कर रहा है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज पेसमेकर एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इज पेसमेकर एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। समझ में आया कि एटीपी कैसे इनहिबिटर बना और एएमपी कैसे एक्टिवेटर बना? सेल के पास अवेलेबिलिटी वाली एटीपी है ये, कि अगर अवेलेबल अप्रोप्रिएट अमाउंट में है, कि अपना काम ठीक ठाक चल रहा है, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एटीपी की अवेलेबिलिटी कम हो रही है और इसके टूटने के बाद वाले प्रोडक्ट ज्यादा हो रहे हैं, उस केस में एटीपी की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ाया जाता है। क्या यहाँ तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर है? ये खत्म हुआ भैया आपका हेक्सोकाइनेज और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का एलोस्टेरिक इनहिबिशन। शायद समझ में आया हो। ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस में बन गया है अब पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस में बने हुए पायरुविक एसिड का फेट is mainly dependent on oxygen availability. If oxygen is present, it will enter aerobic respiration, and aerobic respiration takes place in mitochondria. ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो ये जाएगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन होता है साइटोसोल। किसमें होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन एंड चलिए भाई,
ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ये एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। ऑक्सीजन अगर एब्सेंट होता है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन होगा साइटोसोल में। स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन की बात। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। एक छोटी सी लॉजिकल सी बात जो हम लोग यूजुअली छोड़ देते हैं बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्रेब साइकिल है। अरे एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल का सबस्ट्रेट है एसिटाइल कोएंजाइम ए और हमारे पास बना हुआ है पायरुवेट। एसिटाइल कोएंजाइम ए के बनने के लिए पायरुविक एसिड को जाना होता है लिंक रिएक्शन इसमें, और लिंक रिएक्शन भी चलती है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। कहाँ चलती है? एक छोटी सी लॉजिकल बात समझिएगा। ये मान लेते हैं कि यूकैरियोटिक सेल है बेटा, ठीक। इस यूकैरियोटिक सेल में अलग अलग ऑर्गेनेल्स से, मान लेते हैं प्लांट की सेल है, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम्स होंगे, न्यूक्लियस होगा और उसी के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, वेसिकल्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, ठीक। हमारा मेन मोटिव अभी यहाँ पर रेस्पिरेशन है तो मैं यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। यहाँ पर साइटोसोल है, साइटोसोल में हुआ ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोलाइसिस में बन गया पायरुविक एसिड, ठीक। अब मुझे बताइए एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होना है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, दैट इज लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल। सही बात है। पायरुवेट कहाँ बना है? साइटोसोल। पायरुवेट इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल या हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल? हाइड्रोफिलिक है बेटा। कोई भी पोलर मॉलिक्यूल होगा वो हाइड्रोफिलिक होगा। अरे सी डबल ओ माइनस पायरुवेट, सी डबल ओ एच में सी डबल ओ माइनस और एच प्लस, ये दोनों पोलर मॉलिक्यूल हैं तो ये कैसा है? हाइड्रोफिलिक है। Outer membrane of mitochondria is permeable due to presence of porins. Inner membrane is less permeable due to high concentration of lipids. इसका मतलब आउटर मेम्ब्रेन से तो एंटर कर जाएगा लेकिन इनर मेम्ब्रेन से एंट्री नहीं हो पाएगी। इनर मेम्ब्रेन से एंट्री करने के लिए यहाँ पर कोई चैनल चाहिए बेटा। यहाँ पर जो चैनल काम करता है वो है माइटोकॉन्ड्रियल पायरुवेट चैनल। कौन सा चैनल है? तो ये इमेजिनेशन में क्लियर होना चाहिए कि यार साइटोसोल में ग्लाइकोलाइसिस हो गया, बाद में लिंक रिएक्शन क्रेब साइकिल, तो वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलना है, तो इसका पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना जरूरी है और अंदर जाने के लिए कोई ना कोई चैनल काम करेगा। वो चैनल कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट को ले जाने वाला चैनल एमपीसी, माइटोकॉन्ड्रियल पायरुवेट चैनल, ठीक है। कभी याद नहीं आता ना कि यार कैसे याद आएगा, पता नहीं कौन सा चैनल था, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट को ले जाने वाला चैनल माइटोकॉन्ड्रियल पायरुवेट चैनल है। आ गई है बात समझ में? चलिए अब ये पहुंच गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलेगी क्या? लिंक रिएक्शन। याद रखना लिंक रिएक्शन कोई पाथवे नहीं है, लिंक रिएक्शन कोई साइकिल नहीं है, लिंक रिएक्शन केवल एक रिएक्शन है जिसमें एक ही स्टेप में पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आई है बात समझ में? लिंक रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज गेटवे रिएक्शन। लिंक रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज गेटवे रिएक्शन, ठीक। लिंक रिएक्शन का साइट बेटा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इट इज माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक। लिंक रिएक्शन को लिंक रिएक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट लिंक्स ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। बढ़िया, सस्ता आंसर, ठीक है। सबसे आसान और सबसे सस्ता आंसर क्या है? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को लिंक करता है। दूसरा वजनदार आंसर, इट लिंक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट मेटाबॉलिज्म। किस किसको और लिंक कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म को भी ये लिंक करता है, ठीक। फिर मन में क्वेश्चन आता है कि भाई ये तो समझ में आ गया लेकिन ये रिलेट नहीं कर पा रहे, चलो इसको भी रिलेट करने की कोशिश करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो रहा है ग्लूकोज, ग्लूकोज टूटेगा
पायरुविक एसिड। सही बात है। ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। अरे हाँ, जब भी फैट टूटता है बेटा तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाता है। सही बात है। फैटी एसिड का जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है? ये लो भाई, बीटा ऑक्सीडेशन, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। सही बात है। एसिटाइल कोएंजाइम ए डायरेक्टली एंटर्स, तो सही कर, ठीक हो गई बात। फैट के टूटने पर, फैटी एसिड के टूटने पर एसिटाइल कोएंजाइम एंटर्स क्रेब्स साइकिल, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के टूटने पर और पायरुविक एसिड को किस में जाना है? क्रेब्स साइकिल में जाना है। तो पायरुविक एसिड का किस में कन्वर्जन जरूरी है? पायरुविक एसिड का एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्जन करता है लिंक रिएक्शन। आया समझ में? कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म को लिंक करने वाली रिएक्शन है लिंक रिएक्शन। नहीं आया? पक्का? ठीक, तो इट लिंक्स ग्लाइकोलाइसिस इन क्रेब्स साइकिल एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म, इसलिए इसको लिंक रिएक्शन कहा जाता है। ठीक, अगली चीज, क्या एसिटाइल को एंजाइम ए बनाकर ये सबस्ट्रेट को एरोबिक रेस्पिरेशन में जाने के लिए हेल्प कर रही है? इसका मतलब ये एरोबिक रेस्पिरेशन में जाने का रास्ता है, क्योंकि पायरुविक एसिड बिना लिंक रिएक्शन में जाए एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं जा सकता। इसका मतलब इट इज अ गेटवे रिएक्शन टू एंटर द एरोबिक रेस्पिरेशन। आई बात समझ में? नेक्स्ट, इस प्रोसेस में कोई ना कोई एंजाइम काम करेगा। एंजाइम involved in link reaction is pyruvate dehydrogenase complex। कौन सा एंजाइम बेटा? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, राइट। अब ये जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है, सुनिएगा ध्यान से, ये एक 5 एंजाइम्स का कॉम्प्लेक्स है। एंजाइम कॉम्प्लेक्स कितने एंजाइम्स का? 5। इसमें से 2 स्ट्रक्चरल एंजाइम है और 3 फंक्शनल एंजाइम। कितने? 2 स्ट्रक्चरल हैं और 3 फंक्शनल है। चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन इज, हमें स्ट्रक्चरल एंजाइम से कोई काम नहीं है, हमें मेन काम है किन से? फंक्शनल एंजाइम से। तो हम लोग सीधी बात करेंगे 3 फंक्शनल एंजाइम्स के बारे में। 3 फंक्शनल एंजाइम्स कौन कौन से हैं, ध्यान से याद रखने हैं। पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, कौन सा? पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। दूसरा पायरुवेट सॉरी डिहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और लास्ट ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। अगर अभी याद नहीं हो रहे हैं तो कोई डरने की बात नहीं है, अभी रिएक्शन पढ़ेंगे आप खुद ही बता दोगे कौन सा एंजाइम क्या काम कर रहा है। 5 एंजाइम जिसमें से 2 स्ट्रक्चरल और 3 फंक्शनल। 3 फंक्शनल एंजाइम कौन कौन से? डिकार्बोक्सिलेज, डिहाइड्रोजिनेज एंड ट्रांस एसिटाइलेज, DDT। डिकार्बोक्सिलेज, डिहाइड्रोजिनेज एंड ट्रांस एसिटाइलेज। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट, हमने कहा ये एंजाइम्स का क्या है? कॉम्प्लेक्स है, मतलब कॉन्जुगेटेड एंजाइम है। कैसा एंजाइम? सिंपल एंजाइम केवल प्रोटीन का बना होता है। कॉन्जुगेटेड एंजाइम में प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कोफैक्टर भी कह सकते हैं। तो इस एंजाइम के कुछ कोफैक्टर्स भी पाए जाते हैं। सबसे पहला TPP, नाम बताओ। थाइमिन पायरोफॉस्फेट, बस यही ठीक करना है, इट इज थियामीन पायरोफॉस्फेट। ध्यान रखना दोनों अलग अलग चीजें हैं। थाइमिन जो आप बोल रहे हो वो नाइट्रोजिनस बेस है और थियामिन इज अ विटामिन, और कोफैक्टर्स आर विटामिन्स, या फिर कह लीजिए विटामिन्स आर कोफैक्टर्स। ठीक है, तो थियामिन पायरोफॉस्फेट TPP। थाइमिन मत बोलना, वो ATGC वाला हो जाएगा, है ना, एडेनिन थाइमिन, है ना, गुआनिन साइटोसिन, ठीक, वो वाला नहीं है, ये थियामिन है, विटामिन। ठीक,
नेक्स्ट LA, हाँ लॉस एंजलिस नहीं बेटा, लिपोइक एसिड। नेक्स्ट कोएंजाइम A, Mg+2 आयन, NAD+ और FAD+। पहले नहीं बताते थे ये, लेकिन अभी हाँ अब बताने लग गए हैं। ठीक है, पहले नहीं बताते थे, वही कह रहा हूँ, प्री कोविड पोस्ट कोविड की बात चल रही है। ठीक, तो यहाँ पर NAD+ ही पहले 5 फैक्टर्स बताते थे, लेकिन इसका को फैक्टर और कौन है, FAD भी है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी से, तो पहले FAD से FADH2 बनाता है, और FADH2 अपना इलेक्ट्रॉन NAD को देकर NADH2 बनाता है। इसलिए बताते हैं क्योंकि आप यहाँ से जाते ही मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर में यही पढ़ेंगे। और वहां जाते ही जैसे ही एंजाइम सामने आएगा और जैसे ही कोफैक्टर सामने आएगा, वैसे ही खूब 2-2 किलो वाली गालियां देंगे, इस साल गलत पढ़ाए कभी। अरे आई बात समझ में? ठीक, बोला कि बहुत जोर जोर से तेज तेज बोलता था, सब गलत गलत पढ़ा दिया है। चलिए, हाँ उसी गलत से सिलेक्शन हो गया है, पता नहीं सिलेक्शन भी ठीक था कि नहीं था। चलिए भाई सुनिएगा, हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस से क्या मिल गया है, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड। 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन के दौरान क्या बनाते हैं, 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम A, कितने कार्बन, पायरुविक एसिड 3 कार्बन। ठीक, एंजाइम कौन सा काम करता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। को फैक्टर्स के नाम बताओ, TPP, लिपोइक एसिड, कोएंजाइम A, FAD, Mg+2, NAD। राइट, ये हो गए को फैक्टर। अब एक बार बोर्ड पर देखिए सब लोग, पायरुविक एसिड कितने कार्बन का, एसिटाइल कोएंजाइम में 3 कार्बन का कंपाउंड, जब 2 कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट होगा तो 1 कार्बन का लॉस होगा। दिस कार्बन इज रिलीज इन फॉर्म ऑफ CO2। एक मॉलिक्यूल से एक CO2, तो 2 मॉलिक्यूल से CO2 का निकलना, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, डिकार्बोक्सिलेशन। क्या है बेटा ये, इसलिए यहां पर एंजाइम काम करता है। समझ में आई बात? ठीक, तो पहला एंजाइम क्लियर हुआ, डिकार्बोक्सिलेज। राइट, देखिएगा जरा, ये पायरुविक एसिड है भैया, तो 3 कार्बन का एसिड, ओइक एसिड, 3 कार्बन में ओइक लगा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर जब CO2 रिलीज हुआ तो साफ साफ समझ में आ रहा है क्या टूटा, COOH में से COO इज रिलीज्ड एज CO2, बचा कौन, हाइड्रोजन। यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स आर NAD एंड FAD। ये हाइड्रोजन ले लेता है FAD, FADH2 बनाता है, और FADH2 हाइड्रोजन दे देता है NAD को, जो NADH2 बना देता है। तो NAD से क्या बन गया, NADH2। एक मॉलिक्यूल से एक NADH2, तो 2 मॉलिक्यूल से। ठीक, ये हाइड्रोजन किस में से निकला, पायरुवेट में। मतलब पायरुवेट का क्या हुआ, डिहाइड्रोजिनेशन एंजाइम। क्लियर, चलो ये दोनों चीजें निकल गई। बचा हुआ मटेरियल इज को एसिटाइल, बचा हुआ मटेरियल इज, यहाँ पर कौन है, कोफैक्टर्स कोएंजाइम A is transferred on acetyl group। cofactor coenzyme A is transferred on acetyl group। transfer of cofactor on acetyl group by ट्रांसएसिटाइलेज एक्टिविटी। समझ में आई है बात, एसिटाइल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन। अब मुझे ये बताइए NADH2 का बनना, पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन के रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हुआ, NAD का रिडक्शन हुआ, इसका मतलब यहाँ पर हुआ ऑक्सीडेशन। क्या हुआ बेटा, CO2 का निकलना, डीकार्बोक्सिलेशन। क्या हुआ ये, डीकार्बोक्सिलेशन। क्या इस दौरान ड्यूरिंग द लिंक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन दोनों हुए हैं, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन।
क्लियर? क्या ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कोई CO2 रिलीज हुई थी लिंक रिएक्शन के दौरान? हो रही भाई साहब, लिंक रिएक्शन के दौरान क्या CO2 रिलीज हुई है? फर्स्ट CO2 रिलीज्ड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन कम्स फ्रॉम लिंक रिएक्शन। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज होने वाली पहली CO2 कहां से आती है? लिंक रिएक्शन से आती है। क्या यहाँ तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर है? 100% समझ में आया? ये खत्म हो गया भैया आपका लिंक रिएक्शन, और हमारे पास बन गया क्या? एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक, एसिटाइल कोएंजाइम ए इज सबस्ट्रेट ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो अब क्या चलेगा नेक्स्ट? आइए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्रेब्स साइकिल। बिठा दो इसको। नेक्स्ट भाई, क्रेब्स साइकिल ऑल्सो नोन एज DCA साइकिल। अरे मैं इधर ही हूं अभी, इधर ही पढ़ा रहा हूं। सिट्रिक एसिड cycle also known as metabolic sink। Krebs cycle, TCA cycle, citric acid cycle या metabolic sink। सबसे पहली चीज इसके बारे में, सबसे पहले इसका डिस्को किसने किया? हेंस ए क्रैप ने। हाँ, हंस ने। ठीक है, तो हेंस ए क्रैप नाम के साइंटिस्ट ने इसको पीजन मसल में सबसे पहले खोजा था, इसलिए इसको क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। सबस्ट्रेट एंट्रेंट जो बाहर से आ रहा है, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। कितने कार्बन? 2 कार्बन। सबस्ट्रेट रिएक्टेंट जो कि रीजनरेट हो जाता है, एसिटिक एसिड 4 कार्बन। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज सिट्रेट या सिट्रिक एसिड, 6 कार्बन कंपाउंड। सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड है, इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। और सिट्रिक एसिड एक तरह का ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऐसा एसिड है, इसलिए इसको TCA साइकिल भी कहा जाता है। और ये भी एक 10 स्टेप एंजाइम कंट्रोल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? और वो 10 स्टेप्स क्या हैं वो भी समझ लीजिए। बाहर से आया कौन? एसिड टाइम ए, कितने कार्बन? 2 कार्बन। रिएक्टेंट कौन? ऑक्सेलो एसिटिक एसिड, कितने कार्बन? 4 कार्बन। ऑक्सेलो एसिटिक एसिड जब एसिटाइल कोएंजाइम ए से रिएक्ट करता है तो 6 कार्बन का सिट्रेट या सिट्रिक एसिड बनता है बेटा। सिट्रेट का कन्वर्जन होता है आइसोसिट्रेट में, जिसका इंटरमीडिएट बनता है सिस एकोनिटेट। कौन बनता है? इंटरमीडिएट है। सिस एकोनिटेट अल्टीमेटली गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रेट। किसमें कन्वर्ट होता है? आइसोसिट्रेट इज अगेन अ 6 कार्बन कंपाउंड। आइसोसिट्रेट की एक्टिविटी होती है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में, और एक इंटरमीडिएट बनता है वापस से, दैट इज ऑक्सैलोसक्सिनेट व्हिच इज अगेन अ 6 कार्बन कंपाउंड। और इस इंटरमीडिएट के बाद फाइनली बन जाता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट, एंड अल्फा कीटो ग्लूटारेट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। Alpha ketoglutarate gets converted into succinyl coenzyme A, इसमें कन्वर्ट होता है, which is a 4 कार्बन कंपाउंड। Succinyl coenzyme A gets converted into succinate, 4 कार्बन कंपाउंड। Succinate gets converted into fumarate, again a
4 carbon compound. Fumarate gets converted into malate, 4 carbon compound, and which regenerates oxaloacetic acid. ठीक, ये है भैया आपका पूरा क्रेब्स साइकिल। यूजुअली एक ट्रिक एलन में बताई जाती है, एलन कैरियर कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ कोटा, श्योर सक्सेस फॉर मेडिकल ऑफिसर। तो अगर ऐसी ट्रिक आपने सुनी हो तो ठीक है, नहीं सुनी देख लो फिर, क्या दिक्कत है उसमें, है ना। अगर अगर याद करना चाहते हैं इस तरह से, क्योंकि अगर आपको केवल ये स्टेप्स बताएं, ग्लाइकोलाइसिस से ज्यादा आसान है भैया ये, ग्लाइकोलाइसिस से ज्यादा आसान है क्रेब्स साइकिल। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर आपको स्टेप्स क्लियर हैं, क्योंकि मुझे पता है सबसे ज्यादा मौत आती है NADH2 FADH2 और ATP की लोकेशन खोजने में, ठीक। तो आपको अगर स्टेप्स पता है तो अभी 2 मिनट में मैं आपको केवल 2 ट्रिक बताऊंगा, केवल 2 पॉइंट बताऊंगा, उसमें आपको पूरा क्रेब्स साइकिल सॉल्व हो जाएगा और खुद एंजाइम भी बता दोगे आप, राइट। तो ये पूरे पूरे स्टेप्स बस आपको पता होने चाहिए कि एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से रिएक्ट करके सिट्रेट, सिस एकोनेटेड, आइसोसिट्रेट, ऑक्सैलोसक्सिनेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट, वापस से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ठीक। मैंने आपसे कहा है कि इट इज अगेन 10 स्टेप एंजाइम कंट्रोल प्रोसेस। सही है भाई, ये 5, ये 6th स्टेप, 7th, 8th, 9th एंड 10th स्टेप। सही है। इवन नंबर ऑड नंबर समझते हो क्या? 1, 3, 7, 5, 9 दीज आर ऑड नंबर्स। 2, 4, 6, 8, 10 इवन नंबर्स। क्या है ये? 2, 4, 6, 8, 10 में से 2 छोड़ दीजिए। किसको छोड़ दिया? रिएक्शन नंबर 4, 6, 8, 10 में रिड्यूसिंग पावर्स बनती है। रिएक्शन नंबर 4, 6, 8, 10 में रिड्यूसिंग पावर्स बनती हैं, जिसमें से 4, 6, 10 में तो 3 NADH2 बनती है और 8 में 1 FADH2। ठीक, एक ट्रिक तो ये हो गई। बचा ATP की कहानी। ग्लाइकोलाइसिस में ATP 7th रिएक्शन में बना था, यहाँ भी 7th रिएक्शन SLP है, यहाँ भी 7th रिएक्शन SLP है। तो रिएक्शन नंबर 7 इज SLP, जिसमें की GTP और ATP बनते हैं। ठीक हो गई बात? बस कुछ भी नहीं करना, मार्क कर लो ये। 4th रिएक्शन पर क्या बन रहा है? NAD से NADH2। रिएक्शन नंबर 6 पर NAD से NADH2। 7th रिएक्शन पर GDP से GTP, सुनना भैया ध्यान से, GDP से GTP। NCERT ने बहुत बड़ी अंग्रेजी लिखी हुई है, इसके बारे में लिखा है कि इन अ कपल्ड रिएक्शन, इन अ GTP is converted to GDP, GTP is converted to, जब ये GDP में कन्वर्ट होता है तो ATP बनाता है बाय ADP। हेलो, NCERT की अंग्रेजी दोबारा बोल देता हूं। इन अ कपल्ड रिएक्शन, ये 2 रिएक्शन चल रही है, GTP is with a simultaneous synthesis of ATP from ADP, with a simultaneous synthesis of ATP from ADP। क्लियर हो गई बात? रिएक्शन नंबर 8 पर FAD से FADH2 और रिएक्शन नंबर 10 पर NAD से बात ही खत्म हो गई, कुछ भी नहीं बचा इस पूरे क्रेब्स साइकिल में। एंजाइम का अब स्टेप देखकर खुद ही बता दोगे अभी। ठीक, देखिएगा जरा, यहां पर सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से रिएक्ट करके क्या बना रहा है? सिट्रेट के सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल एंजाइम, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? रेट कंट्रोलिंग एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज PFK, अरे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल इज सिट्रेट सिंथेज एंजाइम। क्लियर? इस रिएक्शन के दौरान कोएंजाइम A रिलीज हो जाता है और इस रिएक्शन के दौरान भी कोएंजाइम A
रिलीज हो जाता है। ठीक, सिट्रेट से क्या बन रहा है, सिस एकोनिटेट, एकोनिटेट बनाने वाला एंजाइम एकोनिटेज एंजाइम। बस इसमें को फैक्टर याद रखना है Fe+2। मैंने आपसे कहा था कि सिस एकोनिटेट एक इंटरमीडिएट है, क्या ये एक्चुअल प्रोडक्ट कौन है, इसका मतलब एंजाइम चेंज नहीं होगा, इसी की एक्टिविटी फर्दर चल रही है एकोनिटेज Fe+2। ठीक, आइसोसिट्रेट गेट्स ऑक्सैलोसक्सिनेट। देखना जरा भैया, आइसोसिट्रेट में से हाइड्रोजन निकला है, एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम, बढ़िया वजनदार नाम बताना है तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। ठीक, ऑक्सैलोसक्सिनेट से क्या बन रहा है, अल्फा कीटोग्लूटारेट। और मैंने इस समय पर कहा था आपसे कि ये भी इंटरमीडिएट है, मतलब इसका कन्वर्जन इसमें ही हो रहा है। तो यहाँ भी एंजाइम कौन सा है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज है। लेकिन एक समस्या है, वो क्या है, कितने कार्बन का कंपाउंड, जिससे 5 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है, एक CO2 रिलीज होगा। अरे हाँ के ना, ये जो CO2 यहाँ से रिलीज हो रहा है बेटा, दिस इज डी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी, और ये डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम भी डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स में है। डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम भी किसमें है, डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स में है। इसका मतलब यहाँ पर भी जो एंजाइम काम कर रहा है वो कौन सा है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, और इसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है डी कार्बोक्सिलेज। कौन सा बेटा, और डी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी के लिए चाहिए होता है Mn+2, याद रखना। डी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी के लिए कौन चाहिए, अल्फा कीटोग्लूटारेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। देखना जरा भैया, कितने कार्बन, कितने कार्बन, मतलब एक कार्बन का लॉस CO2 के फॉर्म में हो रहा है। इसके अलावा एक हाइड्रोजन भी निकल रहा है, इसके अलावा सक्सिनाइल के साथ कोएंजाइम ए भी जुड़ रहा है। मतलब डी कार्बोक्सिलेज, डिहाइड्रोजिनेज, ट्रांस सक्सिनाइलेज। और अभी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, वैसा ही एक डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम यहाँ भी काम करता है। कौन सा बेटा, डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। आई बात समझ में, सक्सिनाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन, अल्फा कीटोग्लूटारेट, ऑक्सैलोसक्सिनेट, इसके पहले वाले सारे, इसके बाद वाले ओनली 5 कार्बन कंपाउंड फॉर्म्ड ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल इज अल्फा कीटोग्लूटारेट। 2 साल पहले एग्जामिनर ने पूछा है, बड़ा फ्रीक्वेंटली पूछता रहता है कि 5 कार्बन का कंपाउंड कौन सा बनता है। ठीक, सक्सिनाइल कोएंजाइम में बहुत बेहतरीन, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सक्सिनेट में। क्या इसमें एटीपी बना है, एटीपी का बनना टूटना काइनेज एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी, काइनेज एक्टिविटी, और एंजाइम है यहाँ थायोकाइनेज Mg+2। ठीक, सक्सिनेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरेट। पूरे क्रेब्स साइकिल का सबसे धांसू पॉइंट देखना जरा, सक्सिनेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरेट। क्या हाइड्रोजन निकल गया, एंजाइम इज डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज को भी अगर वजनदार बताना है तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा, क्या मैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। बोले तो ये एंजाइम सैड, कैसा है, बेचारा उदास है। कैसा है, क्यों उदास है, क्योंकि क्रेब साइकिल के बाकी सभी एंजाइम मैट्रिक्स में इधर उधर घूम सकते हैं, ये अकेला है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर टंगा हुआ है, इसलिए उदास है। अरे बात समझ में आई, the only enzyme of Krebs cycle that is present on inner mitochondrial membrane is succinate dehydrogenase enzyme। इसलिए क्या है, उदास। उदासी का कारण एक और है, वो क्या, अगर किसी से भी कहा जाए कि जाओ क्रेब्स साइकिल के एंजाइम ढूंढ के आओ, तो जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में घुसेगा तो इतने सारे मैट्रिक्स में अलग अलग एंजाइम को खोजना बड़ा मुश्किल है। इसलिए बता दिया जाता है कि कोई ना मिले इसको धर लेना, ये कई जगह मिलेगा। अरे हाँ के ना, इसका मतलब अगर कोई क्रेब्स साइकिल के एंजाइम भी ढूंढने निकलता है तो सबसे पहले कौन धरा ही आता है, इसलिए भी उदास है। और ये मार्कर एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल कहलाता है। If you have to mark the enzymes of Krebs cycle, the identified enzyme will be always succinate dehydrogenase। ठीक, नेक्स्ट
फ्यूमेरेट से मैलेट बनाने के लिए फ्यूमरेज, मैलेट से अगेन मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है भैया। इस पूरे प्रोसेस में एक ग्लूकोज के टूटने पर 6 NADH2, 2 FADH2 और 2 GTP बनेंगे, क्योंकि एक एसिटाइल कोएंजाइम में से 3 NADH2, 1 FADH2, 1 GTP बना है। आई बात समझ में? एग्जामिनेशन में क्या स्टेटमेंट्स आजकल लिखने को आ रहे हैं या लिखे हुए आ रहे हैं, बस वो पहचानना आना चाहिए। क्रेब्स साइकिल में 4 स्टेप्स ऑफ ऑक्सीडेशन, सही है कि गलत है? रिएक्शन नंबर 4, 6, 8, 10, ये 4 स्टेप्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक, नेक्स्ट 2 subsequent steps of decarboxylation, सही है? 2 subsequent steps of decarboxylation, रिएक्शन नंबर 5 and 6। अगर आप रिएक्शन नंबर 6 को ध्यान से देखें तो क्या यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है? क्या यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है? मतलब मैं कह सकता हूं देयर इज 1 स्टेप ऑफ ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, जो लिंक रिएक्शन में हुआ था। रिएक्शन नंबर 6 देखो ना यार, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। आई बात समझ में? नेक्स्ट 1 स्टेप ऑफ SLP, रिएक्शन नंबर 7। कितने स्टेप्स ऑफ SLP? 1 स्टेप। कौन सा रिएक्शन? 7th रिएक्शन। आ रही बात समझ में? ये खत्म हुआ भैया आपका क्रेब्स साइकिल। इसके बाद आता है एम्फीबॉलिक नेचर ऑफ क्रेब्स साइकिल। क्या बच्चों? एम्फीबॉलिक नेचर ऑफ क्रेब्स साइकिल, ये पढ़ेंगे हम लोग अगले टर्न पर। अगले टर्न पर जब आएंगे तो याद दिलाइएगा एम्फीबॉलिक नेचर ऑफ क्रेब्स साइकिल पढ़ना है। आज के लिए इतना है।